Disney acquired Pixar in year 2006 for $7.4 billion. रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि आने वाले टाइम में डिज्नी ने वॉले, अप और टॉय स्टोरी 3 जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज रिलीज की। एंड इन तीनों मूवीज का अगर आप कलेक्शन देखेंगे, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इट वाज $4.3 बिलियन। द एक्विजिशन है AOL एंड टाइम वार्नर मर्जर इन ईयर 2000। डील का साइज था $350 बिलियन। मीडिया में बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइंस थी, मेगा मर्जर इन द मीडिया इंडस्ट्री, $350 बिलियन का मेगा मर्जर बिटवीन AOL एंड टाइम वार्नर। गाइस, ये मर्जर हुआ था .com के पीक पर, राइट? पर हुआ क्या? आज भी गाइस इस डील को एक कंप्लीट डिजास्टर की तरह देखा जाता है इन M&A हिस्ट्री में। माइक्रोसॉफ्ट एक्वायर्ड लिंक्डइन ईयर 2016। माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्डइन को $196 पर शेयर पे एक्वायर किया था। डज ऑल कैश डील ऑलवेज एक्रेटिव? एक्सपेंसिव पी कंपनी चीप पी कंपनी को बाय करती है, तो क्या ये डील एक्रेटिव होगा? हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग आज थोड़ा एक टेक्निकल टॉपिक पिक करने वाले हैं, मर्जर मॉडल। सो मर्जर मॉडल गाइस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंटरव्यूज में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। और अगर आप वॉल स्ट्रीट से हैं या फिर दलाल स्ट्रीट से, हर एनालिस्ट या एसोसिएट को कभी ना कभी ये मॉडल बनाना पड़ता है। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि हम ये टॉपिक बहुत प्रॉपर्ली डेप्थ में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर रियल नंबर्स की भी बात करेंगे, हिस्टोरिकल केस स्टडीज की बात करेंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड करेंगे जो नॉर्मली इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इक्विटी रिसर्च, कॉर्पोरेट फाइनेंस या M&A साइड पे अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको डेफिनेटली एंड तक देखना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से कि जब भी कोई कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है तो बोर्ड रूम में सबसे पहला सवाल जो पूछा जाता है ये कि क्या ये डील एक्वायरर के लिए एक्रेटिव है, यानी इसके एक्विजिशन से हमारी अर्निंग्स के, एक्वायरर की अर्निंग्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। अगर आपकी अर्निंग्स पोस्ट डील इंक्रीज होती है तो हम बोलते हैं डील एक्रेटिव है, और अगर पोस्ट एक्विजिशन ये आपका अर्निंग गिरता है, डाउन होता है, तो हम बोलते हैं डील डाइल्यूटिव है। तो दिस इज व्हाट द वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ एक्रीशन एंड डाइल्यूशन। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम पूरा डिटेल में समझेंगे, मॉडल कैसे बनता है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच क्या रहती है इसमें, किस तरह के क्वेश्चंस एंड ऑल, एवरीथिंग विल डिस्कस। तो स्टार्ट करते हैं। पर अभी समझते हैं कि EPS इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, यानी जिसकी एक्रीशन डाइल्यूशन की हम बात करेंगे मॉडल्स में। तो व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट टू द कंपनीज। गाइस, अगर आप देखें किसी भी कंपनी के स्टॉक प्राइस की परफॉर्मेंस उसके डायरेक्ट EPS परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। यानी अगर कंपनी का EPS इंक्रीज करता है तो डेफिनेटली उसके स्टॉक प्राइस पे भी पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। लाइकवाइज अगर हम मैनेजमेंट कॉम्पनसेशन की बात करें तो समहाउ मैनेजमेंट कॉम्पनसेशन इज आल्सो रिलेटेड टू योर EPS परफॉर्मेंस, ठीक है। और अगर हम बात करें कंपनी की क्रेडिट रेटिंग की, स्टॉक मार्केट में उसकी परफॉर्मेंस की, तो हम डायरेक्टली उसको EPS से मेजर करते हैं। तो कहीं ना कहीं EPS कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसका हम पूरा एनालिसिस मर्जर एंड एक्विजिशन मॉडल में करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, मेरा जो सेक्शन है ये फोकस रहेगा कि स्टेप बाय स्टेप अप्रोच क्या है। इस मॉडल को बनाने के लिए हम कैसे 7 या 8 स्टेप्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। समझने के लिए बहुत सिंपल है, तो इस कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे, फिर हम कोशिश करेंगे इसको कुछ नंबर्स के साथ रिलेट करें, राइट। और फिर हम उसके बाद कुछ M&A के स्टडीज की भी बात करेंगे। तो गाइज, स्टेप 1, अगर आपको किसी भी कंपनी का, किसी भी डील का मर्जर मॉडल बनाना है, ऑब्वियसली डील का, क्योंकि अगर दो कंपनीज के बीच में ये मर्जर से एक्विजिशन होगा तभी हम ये मॉडल बनाते हैं। तो अगर दो कंपनीज के बीच में अगर आपको एक मर्जर मॉडल क्रिएट करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप होगा कि आपको उन कंपनीज की स्टैंड अलोन अर्निंग्स को प्रोजेक्ट करना है, यानी एस्टिमेटेड अर्निंग्स विदाउट डील। अगर ये स्टैंड अलोन का मतलब यहाँ पे विदाउट एक्विजिशन, ओके। तो दोनों कंपनीज की इंडिविजुअल अर्निंग्स को हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, जिसमें कि हमारे जो की नंबर्स रहेंगे वो रहेगा नेट इनकम, अर्निंग्स पर शेयर और नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ बोथ द कंपनी। सो बेसिकली नेट इनकम के बाद के नंबर्स हमें चाहिए, बट ऑब्वियसली उसके लिए आपको पूरा P&L प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो आपके पास पूरा एस्टिमेटेड P&L होना चाहिए। अगर आपको ये परफॉर्मेंस अगले 3, 4 या 5 साल के लिए मेजर करना है तो आपको नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स का एस्टिमेशन चाहिए। तो दिस इज माय फर्स्ट स्टेप, एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग्स ऑफ इंडिविजुअल कंपनी, स्टैंड अलोन कंपनीज। अब जब आपने इन अर्निंग्स को प्रोजेक्ट कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप में आता है गाइस कि डील प्राइस क्या होगा, यानी बायर सेलिंग कंपनी के लिए, टारगेट कंपनी के लिए क्या प्राइस ऑफर कर रहा है,
ओके तो इस प्राइस को निकालने के लिए बहुत सिंपल लॉजिक है, सिंपल फॉर्मूला है, ऑफर प्राइस पर शेयर इनटू डाइल्यूटेड नंबर ऑफ टोटल शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो डाइल्यूटेड नंबर ऑफ शेयर्स टेक्निकल थोड़ा सा लग सकता है, बट सिंपल भाषा में समझे तो जो आपके बेसिक शेयर्स जो कंपनी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं टारगेट कंपनी में, प्लस कुछ भी शेयर जो थ्रू ऑप्शंस या डाइल्यूटिव इंस्ट्रूमेंट के थ्रू एग्जिस्ट कर सकते हैं फ्यूचर में, जिसके अगेंस्ट में आज कंपनी ने कमिट किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, इसको आप शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे ऑफर प्राइस से, तो आपका क्या आ जाएगा, परचेज कंसिडरेशन। एट द सेम टाइम आपको ये डिसाइड करना है कि ये परचेज कंसिडरेशन पे कैसे होगा, यानी क्या ये कैश में पे होगा या स्टॉक के फॉर्म में पे होगा या दोनों के फॉर्म में। तो कैश परचेज कंसिडरेशन को हम प्योर कैश में भी पे कर सकते हैं, यानी टारगेट एक्वायरिंग कंपनी हो सकता है कि आपको पूरा का पूरा पैसा कैश में दे दे और आप कंपनी से आउट हो जाते हैं। सेकंड केस में क्या होता है कि एक्वायरिंग कंपनी आपको स्टॉक देती है अपनी कंपनी के, राइट, यानी आपको वो कैश नहीं देती, कैश देने के बजाय वो क्या कहती है कि आप मर्ज कंपनी में स्टॉक ले लो। तो इस केस में क्या होगा कि आपके मर्ज कंपनी में स्टॉक इंक्रीज होंगे, ना कि आपका कोई कैश डाइल्यूशन नहीं होगा। थर्ड केस में क्या हो सकता है, एक्वायरिंग कंपनी आपको कुछ पार्ट कैश में दे सकती है और कुछ पार्ट स्टॉक में, यानी हो सकता है कि 50% कैश दे दिया आपको और 50% स्टॉक दे दिया। तो ये आपको डिसाइड करना है कि कंसिडरेशन कैसे पे हुआ, क्योंकि इसका इंपैक्ट मर्जर मॉडल पे आने वाला है। थर्ड स्टेप में आपको कैलकुलेट करना है न्यू फाइनेंसिंग कॉस्ट, यानी अगर ये डील कैश में हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि कंपनी को कैश चाहिए, एक्वायरिंग कंपनी को। अब वो कैश कहां से आएगा, हो सकता है वो कैश कंपनी की एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करता हो, राइट, या तो एक्वायरर की या टारगेट कंपनी की। तो कंपनी चाहे तो वो वाला कैश यूज कर सकती है। उसके अलावा अगर और एक्सेस कैश की जरूरत है, यानी हो सकता है कि आपकी बैलेंस शीट में $10 मिलियन है और कंपनी को चाहिए $500 मिलियन, तो $490 मिलियन तो आपको रेज करना पड़ेगा। अब इसको रेज करने के लिए कंपनी नॉर्मली क्या करती है, डेट इशू करती है, यानी डेट रेज करती है, डेट के थ्रू पैसा रेज करती है। तो इस नए डेट पर कंपनी को क्या इंटरेस्ट देना होगा, ये कॉस्ट आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि जब आप कंबाइन करोगे ऑपरेशन को तो ये एडिशनल इंटरेस्ट कॉस्ट कंबाइन कंपनी के पीएनएल में आने वाला है। तो इससे क्या होगा, आपका नेट इनकम डिक्रीज करेगा। तो ये पहला एडजस्टमेंट होगा आपकी कंबाइन कंपनी के पीएनएल में, यानी न्यू इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन द फ्रेश डेट व्हाट यू आर रेजिंग टू फाइनेंस योर डील। ओके, नेक्स्ट स्टेप में स्टेप नंबर 4, इसमें आप कैलकुलेट करेंगे न्यू शेयर्स टू बी क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दिस मर्जर, यानी अगर ये डील स्टॉक डील है, 100% स्टॉक डील भी हो सकता है और पार्शियल स्टॉक डील भी हो सकता है, तो इन दोनों ही केसेस में कंबाइंड कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आप नए शेयर्स इश्यू करोगे। नए शेयर्स इश्यू करोगे तो क्या होगा, आपका जो नेट इनकम है वो ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड होगा कंबाइंड कंपनी का, तो इससे क्या होगा, ईपीएस डिक्रीज करेगा थोड़ा। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि कंबाइंड कंपनी में जो नए शेयर्स क्रिएट होंगे वो कितने होंगे, राइट। तो अगेन इसका आंसर सेकंड स्टेप से मिलेगा कि डील स्टॉक डील है या कैश डील है। नाउ once you have calculated your combined standalone companies के estimated earnings, combined company के you have calculated your purchase consideration for the acquisition, deal का structure, cash deal या stock deal, fresh cost of debt for the combined company and new shares to be created because of this acquisition। आपके 4 steps complete हो जाते हैं। फिफ्थ स्टेप में आप कैलकुलेट करेंगे कंबाइंड कंपनीज को जो सिनर्जीज होंगे इस डील से, क्योंकि नॉर्मली एक्विजिशन, मर्जर्स एंड एक्विजिशन के पीछे सबसे बड़ा मोटिव क्या होता है एक्वायरर का, कि सिनर्जीज को अर्न करना, राइट। यानी हो सकता है कंबाइंड इंडिविजुअल कंपनीज इंडिविजुअली 100 करोड़ प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, राइट। तो आइडियली दोनों कंपनीज को जब आप कंबाइन करोगे तो कंबाइंड कंपनी का नेट प्रॉफिट होना चाहिए 200 करोड़, बट आप देखोगे मोस्ट ऑफ केसेस में ये प्रॉफिट 200 करोड़ ना होके 210, 220, 250 करोड़ हो सकता है। तो ये जो एडिशनल प्रॉफिट्स आए आपके पास 210, 20 यानी 20, 30, 50 करोड़ व्हाटएवर, ये जो एडिशनल प्रॉफिट आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है, सिनर्जीज की वजह से। तो सिनर्जीज क्या होती है, जब दो कंपनीज कंबाइन करती हैं तो उनमें होने वाली कॉस्ट सेविंग्स, राइट, कॉस्ट सेविंग्स से होने वाला प्रॉफिट, ओके, या फिर आप जो क्रॉस सेल करेंगे अपने प्रोडक्ट को, यानी एक कंपनी दूसरी कंपनी के कस्टमर को टारगेट कर सकती है फॉर सेलिंग इट्स प्रोडक्ट, और दूसरी कंपनी पहली कंपनी के कस्टमर को टारगेट कर सकती है। तो इसको बोलते हैं क्रॉस सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, जिससे क्या होगा, कंपनी का सेल्स बढ़ेगा
और सेल्स बढ़ेगा तो क्या होगा, कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। तो इसको बोलते हैं रेवेन्यू सिनर्जीज। तो सिनर्जीज किसी भी फॉर्म में आ सकता है, कॉस्ट से भी आ सकता है और रेवेन्यू से भी आ सकता है। तो इन सिनर्जीज की वजह से होने वाला एडिशनल प्रॉफिट, ओके, इसको आपको एस्टिमेट करना है। और जनरली आपको ये प्रेस रिलीज में या मैनेजमेंट गाइडेंस में आपको जनरली मिल जाता है कि कितना सिनर्जीज होने वाला है कंपनी को इस पर्टिकुलर डील से, जो हर डील में अलग अलग होता है। Once you have calculated, cost synergies, तो नेक्स्ट स्टेप नंबर 6 स्टेप में आप क्या करोगे, कंबाइंड कंपनी के नेट इनकम को कैलकुलेट करोगे। तो बहुत सिंपल है गाइस, दोनों कंपनी के स्टैंड अलोन अर्निंग्स को आप ऐड कर दोगे, ओके। तो आपका कंबाइंड कंपनी का अनएडजस्टेड अर्निंग आ गया, जिसमें कोई एडजस्टमेंट हमने नहीं किया अभी मर्जर से रिलेटेड। अब इसमें हमने एडजस्टमेंट्स करने हैं। पहला एडजस्टमेंट्स क्या होगा, अगर आपने कोई फ्रेश डेट रेज किया है तो उससे होने वाला इंटरेस्ट कॉस्ट आप लेस कर देंगे, क्योंकि इसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा। तो कंबाइंड नेट प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, अगर आपको कोई सिनर्जीज हो रहा है इस डील से, राइट, तो सिनर्जीज का क्या है, पॉजिटिव इंपैक्ट है, तो उसको आप ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों, इस प्लस माइनस करने के बाद जो आपका नेट इनकम आता है उसको बोलते हैं एडजस्टेड नेट इनकम फॉर द कंबाइंड कंपनी। इस एडजस्टेड नेट इनकम ऑफ कंबाइंड कंपनी को हम डिवाइड करेंगे कंपनी के शेयर्स के साथ, कंबाइंड कंपनी के जो शेयर्स होंगे। तो कंबाइंड कंपनी के शेयर्स क्या होंगे गाइस, जो उसके पहले प्री एक्विजिशन शेयर्स थे एक्वायरर के, प्लस जो नए शेयर्स आप इशू कर रहे हो टू एक्वायर दिस कंपनी, राइट। तो उनको ऐड करके हम कंबाइंड कंपनी के शेयर्स निकाल लेंगे। इन शेयर से हम नेट इनकम को डिवाइड करेंगे। तो जब आप इस नेट इनकम को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, कंबाइंड कंपनी का अर्निंग पर शेयर, right, EPS for the combined company for the future years, year 1 to maybe year 5, right, जो भी आपका estimated period है। Now last step में हम लोग क्या करेंगे, in the last step हम लोग accretion dilution calculate करेंगे, और बहुत सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, जो आपने अभी EPS निकाला है कंबाइंड कंपनी का, उसको कंपेयर करेंगे विदाउट एक्विजिशन, प्री एक्विजिशन EPS ऑफ स्टैंड अलोन कंपनी, एक्वायरिंग कंपनी, राइट। तो एक्विजिशन से पहले कंपनी का ईपीएस क्या होता फ्यूचर में, और एक्विजिशन के बाद ईपीएस क्या है जो आपने अभी एस्टिमेट किया है। अगर ये ईपीएस इंक्रीज होता है तो हम बोलेंगे कि डील एक्रीटिव है, और अगर ये ईपीएस डिक्रीज होता है तो हम बोलेंगे कि ये डील डाइल्यूटिव है। तो गाइज ये सिंपल 7-8 स्टेप प्रोसेस है मर्जर्स एंड एक्विजिशन मॉडल का। बहुत सिंपल है प्रोसेस, बहुत सिंपल स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, और हमें लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट सिंपल मैथमेटिक्स है गाइज, और कुछ नहीं है। इसमें आपको परफॉर्मा कैलकुलेशंस करना होता है, एंड दैट्स इट, दिस इज व्हाट एक्रीशन डाइल्यूशन मॉडल, ठीक है गाइज। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में, अपने नेक्स्ट सेक्शन ऑफ वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फ्यू रियल नंबर्स, ओके, नंबर्स के साथ, न्यूमेरिकल्स के साथ, राइट, ताकि आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाए, ठीक है गाइस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो फ्रेंड्स, इस सेक्शन में हम पूरे मर्जर मॉडल को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में समझेंगे विद न्यूमेरिकल्स, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस स्टेप 1 में जैसे कि हमारा क्या था, स्टैंड अलोन कंपनीज के नंबर्स को एस्टिमेट करना। तो हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि सपोज एक्वायरर का पर शेयर प्राइस प्री एक्विजिशन $40 है, उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर $600 मिलियन ले लेते हैं, तो टोटल जो उसका इक्विटी वैल्यूएशन आता है $24 बिलियन का, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि उसका फोरकास्टेड नेट इनकम है $2.4 बिलियन का, तो उसका पर शेयर ईपीएस आता है $4 का, यानी $4 बिलियन इज योर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 600 मिलियन योर शेयर्स। इसका जो पी बनता है वो बनता है 10 टाइम्स का, यानी आपका टोटल इक्विटी वैल्यू डिवाइडेड बाय नेट इनकम, ठीक है। $24 बिलियन का मार्केट कैप है इसका, और $2.4 बिलियन का इसका नेट इनकम है, तो पी मल्टीपल बनता है 10 टाइम्स का। अब चलते हैं टारगेट कंपनी के नंबर्स पे। तो एज्यूम करते हैं कि टारगेट कंपनी का पर शेयर प्राइस प्री एक्विजिशन है $16, जिसपे वो ट्रेड कर रहा है। उसके नंबर ऑफ शेयर्स 200 मिलियन शेयर्स, तो उसका नेट इनकम, इक्विटी वैल्यू बनता है $3.2 बिलियन का, और उसका नेट इनकम एज्यूम करते हैं 750 मिलियन का है, और उसका पर शेयर ईपीएस बनता है 3.75, यानी 750 डिवाइडेड बाय 200 मिलियन शेयर्स, राइट। तो सिंपल नंबर्स हैं, राइट। अब गाइस स्टेप 2 पे चलते हैं, परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेशन, ओके। तो मान लो कि एक्वायरिंग कंपनी टारगेट कंपनी को प्रीमियम पे बाय करती है, यानी $16 तो उसका शेयर प्राइस था बिफोर एक्विजिशन, और एक्वायरिंग कंपनी उसको $25 पर शेयर पे बाय करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रीमियम हो गया वो मोटा मोटी कितना हो गया, 16 माइनस 25 माइनस 16, $9 का प्रीमियम हो गया। अगर हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखें तो ये 60% के आसपास का आपका प्रीमियम हो गया, जो बाइंग कंपनी पे कर रही है टारगेट कंपनी के शेयर प्राइस पे, ह्यूज प्रीमियम, राइट। अब मान लो कि $25 में से बाइंग कंपनी $10 का कैश देती है और $15 के अपने स्टॉक इश्यू करती है,
ठीक है, तो इट्स अ कैश प्लस स्टॉक डील। ठीक है गाइस, अब थर्ड स्टेप पे आते हैं। तो थर्ड स्टेप पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंक्रीमेंटल फाइनेंस कॉस्ट, यानी बाइंग कंपनी को जो एडिशनल इंटरेस्ट कॉस्ट पे करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस एक्विजिशन। ठीक है, तो क्योंकि इस केस में बाइंग कंपनी को $10 पर शेयर कैश देना है और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 200 मिलियन, राइट। तो 200 इंटू $10, टोटल जो उसको डेट जुटाना है, राइट, टोटल जो एक्स्ट्रा कैश उसको जुटाना है थ्रू डेट, वो है $2 बिलियन का। ठीक है, एज्यूम करते हैं कि दोनों कंपनीज की बैलेंस शीट में कोई एक्सेस कैश नहीं है, यानी जितना भी कैश रिक्वायर्ड है वो आप डेट के थ्रू सोर्स करेंगे। अब इस डेट पे आपको इंटरेस्ट पे करना है, $2 बिलियन डेट पे, राइट। एज्यूम करते हैं कि इंटरेस्ट कॉस्ट है 10%, तो टोटल एडिशनल इंटरेस्ट कॉस्ट कितना होगा, $2 बिलियन इंटू 10%, $200 मिलियन का आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ेगा। ठीक है, अब गाइस स्टेप 4 पे आते हैं। स्टेप 4 था हमारा न्यू शेयर्स टू बी इश्यूड, क्योंकि इसमें कैश प्लस स्टॉक डील है, स्टॉक भी इन्वॉल्व है, तो कितने नए स्टॉक्स बाइंग कंपनी इश्यू करेगी कंबाइंड कंपनी में, राइट, टू सेटल दिस डील। तो गाइस कैसे निकालेंगे ये शेयर्स, आपको $15 वर्थ के शेयर्स देने और आपका शेयर प्राइस है $40 का, राइट। तो आप $15 के अगेंस्ट में अपना एक शेयर इश्यू करोगे तो आपका जो स्वैप रेशियो आएगा वो 15/40 आएगा, राइट। तो इट विल बी लेस देन 1 शेयर अगेंस्ट 1 शेयर ऑफ टारगेट कंपनी, राइट। अब 15/40 का जो रेशियो आ रहा है वो एक शेयर को इश्यू करना है, एक शेयर ऑफ टारगेट कंपनी को, राइट। ऐसे आपको 200 मिलियन शेयर्स के अगेंस्ट में ये शेयर्स इश्यू करने हैं, तो 15/40 इंटू 200 जो आपको टोटल नए शेयर्स इश्यू करने हैं वो होंगे 75 मिलियन, राइट। तो सिंपल मैथ्स है गाइस, आप $15 वर्थ के शेयर्स देने, जबकि आपके एक शेयर का मूल्य मार्केट में $40 का है, प्राइस $40 का है, तो 15 डिवाइडेड बाय 40 इज योर स्वैप रेशियो। इतने यूनिट ऑफ शेयर्स आप इश्यू करोगे टारगेट कंपनी के एक शेयर के बदले, और टारगेट कंपनी के 200 शेयर्स आउटस्टैंडिंग है एक्विजिशन के टाइम पे, तो आपको कितने शेयर्स इश्यू करने हैं, मल्टीप्लाई कर दो इसको 200 से स्वैप रेशियो को, तो आपका आएगा 75 मिलियन शेयर्स। अब स्टेप 5 में क्या करेंगे गाइस, जो आप परचेज प्राइस दे रहे हो इसका एलोकेशन करेंगे, इसको हम बोलते हैं पीपीए, परचेज प्राइस एलोकेशन। मैंने कॉन्सेप्ट पार्ट में इसको शायद मिस कर दिया था, तो इसको मैं यहाँ पे आपको डिटेल में समझा भी देता हूँ कि परचेज प्राइस एलोकेशन क्या होता है। तो परचेज प्राइस एलोकेशन क्या होता है गाइस, परचेज प्राइस एलोकेशन में जो परचेज कंसिडरेशन आप पे कर रहे हो वो बाइंग कंपनी अपनी बैलेंस शीट में कैसे शो करेगा, क्योंकि देखो बाइंग कंपनी कितना कंसिडरेशन पे कर रहा है बाय करने के लिए, $25 पर शेयर, और टोटल शेयर्स कितने हैं 200, तो टोटल कंसिडरेशन जो पे कर रहा है वो कर रहा है $5 बिलियन का। अब $5 बिलियन आपकी बैलेंस शीट से जा रहा है, या तो कैश की फॉर्म में जा रहा है या स्टॉक के फॉर्म में जा रहा है, राइट। अब उसके बदले में आपकी बैलेंस शीट में आ क्या रहा है, राइट, तो उसका एलोकेशन होता है जिसको हम बोलते हैं परचेज प्राइस एलोकेशन। कैसे बुक करेंगे इसको, तो गाइस उसके बदले में मेरे पास क्या आ रहा है, लेट्स अज्यूम कि जो मेरी टारगेट कंपनी है उसकी जो एसेट्स है, राइट, उसकी बुक वैल्यू ऑफ एसेट है $3 बिलियन की, $3000 मिलियन, यानी $3 बिलियन की उसकी बुक्स में जो एसेट्स है, तो एसेट्स मेरी बैलेंस शीट में आएगी। पर जब हम ये एसेट्स को अपनी बैलेंस शीट में बुक करेंगे तो हम उसकी फेयर वैल्यू निकालते हैं, राइट। ये फेयर वैल्यू आपके एसेट वैल्यू का, बुक वैल्यू का ज्यादा भी हो सकता है और कम भी होता है, राइट। नॉर्मली ये ज्यादा ही होता है, क्यों, क्योंकि आपका हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एसेट्स का वैल्यू अप्रिशिएट करके, क्योंकि बैलेंस शीट पे वैल्यू हिस्टोरिकल वैल्यू पे रहती है टारगेट कंपनी की, तो वो वैल्यू में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो लेट्स अज्यूम कि इसका जो राइट अप वैल्यू है $4 बिलियन का है, यानी बायर अगर आज ये एसेट मार्केट में खरीदने जाए तो उसको $4 बिलियन की एसेट मिलेगी, जबकि टारगेट कंपनी की बैलेंस शीट में $3 बिलियन पे अपीयर हो रहा है, तो इसको हम करेंगे राइट अप वैल्यू, यानी आपने इंक्रीज कर दिया वैल्यू। तो आप $4 बिलियन का अपनी बैलेंस शीट में एसेट्स दिखाएंगे, जबकि आपने पे कितना किया $5 बिलियन, राइट। तो अब एक्स्ट्रा प्राइस का क्या करेंगे, जो $5 बिलियन और $4 बिलियन के बीच का, उसका हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब ये जो आपने राइट अप किया है, यानी $3 बिलियन से $4 बिलियन पे आप ले आए, तो $1 बिलियन का एक्स्ट्रा आपने एसेट्स क्रिएट कर लिया बैलेंस शीट में। ये $1 बिलियन के एक्स्ट्रा एसेट्स पे आपको क्या चार्ज करना है, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, क्योंकि अब ये भाई एसेट्स तो आप डेप्रिशिएट ही करते हो ना अपनी एसेट पीएनएल में, तो ये जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे ये पीएनएल ऑफ कंबाइंड कंपनी को हिट करेगा, राइट। तो इस इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को भी हम अपने एडजस्टेड नेट इनकम में लेस करेंगे, तो वो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितना होगा,
एज्यूम करते हैं कि इस कंपनी की जो इंक्रीमेंटल एसेट्स है उनकी एस्टिमेटेड लाइफ है 10 साल तक ये एसेट चलेंगी। तो पर ईयर आपको जो डेप्रिशिएट करना है वो करना 100 बिलियन, 1 बिलियन डिवाइडेड बाय 10, $100 मिलियन का इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आपकी बैलेंस पीएनएल में काउंट होगा, कंबाइंड कंपनी की पीएनएल में। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा $4 बिलियन का ट्रीटमेंट, यानी 3 बिलियन से जब $4 बिलियन आपने एसेट किया तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आएगा $100 मिलियन का। अब गाइज आपने तो पे $5 बिलियन किया है, जबकि आपके पास एसेट्स तो आया $4 बिलियन का। तो वो जो बैलेंस $1 बिलियन है उसका हम क्या करेंगे, उसको कैसे रिकॉर्ड करें? अदरवाइज तो बैलेंस शीट मिसमैच हो गया ना, गया $5 बिलियन, आया $4 बिलियन। तो ये जो डिफरेंशियल $1 बिलियन है इसको हम रिकॉर्ड करते हैं एज ए गुडविल, जिसको हम डेप्रिशिएट या अमोर्टाइज नहीं करते। पर हाँ, इसका हम इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं, यानी फ्यूचर में अगर हमें लगता है कि वी ओवरपेड फॉर द टारगेट कंपनी या टारगेट कंपनी का जो मार्केट वैल्यू गिर गया है, तो वो जो इंक्रीमेंटल जो आपने बुक किया है इंक्रीमेंटल वैल्यू गुडविल में, उसको हम इम्पेयर करते हैं। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होती है इसकी, राइट? तो ये सिर्फ इम्पेयर हो सकता है, डेप्रिशिएट या अमोर्टाइज नहीं होगा। और इम्पेयरमेंट हमेशा एक्सेप्शनल होता है। तो जब हम एडजस्टेड नेट इनकम निकालेंगे तो हम इम्पेयरमेंट को एस्टिमेट नहीं करेंगे। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट होता है स्टेप नंबर 5 पीपीए, जिसकी वजह से हमारा $100 मिलियन का इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जनरेट होता है। अब गाइस आते हैं स्टेप 6 पर, सिनर्जीज की वैल्यू। तो लेट्स अज्यूम कि इस डील में हमें $200 मिलियन का कॉस्ट सिनर्जीज होगा एंड रेवेन्यू सिनर्जीज 0 रहेगा। तो हमें जो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट होगा बिकॉज ऑफ कॉस्ट सेविंग्स, दैट वुड बी $200 मिलियन। ठीक है, अब आते हैं स्टेप 7 पे, जो कि कैलकुलेशन ऑफ नेट इनकम ऑफ द कंबाइंड कंपनी। इसको हम बोलते हैं परफॉर्मा नेट इनकम ऑफ द कंबाइंड कंपनी। तो परफॉर्मा नेट इनकम कैसे निकालेंगे गाइस? सिंपल है, दोनों कंपनीज की स्टैंड लोन नेट इनकम को ऐड कर लेंगे, जो कि कंपनी ए का, एक्वायरिंग कंपनी का था 2.4 बिलियन, टारगेट कंपनी का था 750 मिलियन। तो दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो कितना बना? 3150 मिलियन, राइट? अब 3150 नेट इनकम होता अगर कोई भी मर्जर रिलेटेड एडजस्टमेंट ना होती, 0 होती, तो आपका जो कंबाइंड कंपनी का नेट इनकम होता वो 3150 ही होता। बट क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट्स हैं, तो एडजस्टमेंट्स क्या है? सबसे पहला एडजस्टमेंट तो है कि आपका एक इंक्रीमेंटल फाइनेंस कॉस्ट है, जो आप इंटरेस्ट कॉस्ट देंगे इंक्रीमेंटल डेट पे, वो कितना है आपका? $200 मिलियन का, 200 मिलियन से। इससे आपका क्या होगा? नेट इनकम लेस हो जाएगा। तो ये माइनस एडजस्टमेंट है। एक और माइनस एडजस्टमेंट है आपका, नेगेटिव एडजस्टमेंट है, दैट इज इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन $100 मिलियन का, जो हमने अभी पिछले स्टेप में कैलकुलेट किया। तो 200 प्लस 100 300 हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे अपने 3150 से। प्लस इसमें एक पॉजिटिव एडजस्टमेंट भी है। पॉजिटिव एडजस्टमेंट क्या है आपका? कॉस्ट सिनर्जीज, राइट? जो आप सेविंग करेंगे। तो सेविंग कितना एस्टिमेट किया था हमने? $200 मिलियन का। तो गाइज ये प्री टैक्स एडजस्टमेंट, हम इसको बोलेंगे प्री टैक्स एडजस्टमेंट, यानी तीनों एडजस्टमेंट में हमने अभी टैक्स का इंपैक्ट नहीं लिया। तो इन तीनों को अगर हम सम कर दें, प्लस माइनस करें, तो 300 माइनस है, 200 प्लस है, तो प्री टैक्स एडजस्टमेंट नेट एडजस्टमेंट बनता है $100 मिलियन का, राइट? अब ये $100 मिलियन क्या आपका प्री टैक्स है, पर क्योंकि नेट इनकम तो आफ्टर टैक्स होता है, तो इस एडजस्टमेंट की वजह से भी आप या तो एक्स्ट्रा टैक्स पे करेंगे या टैक्स सेव करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रहा है आपका अर्निंग, तो आपका टैक्स का सेविंग होगा, यानी यू विल पे लेस टैक्स देन व्हाट यू हैव एस्टिमेटेड इन योर कंबाइंड नेट इनकम, राइट? तो पोस्ट टैक्स एडजस्टमेंट क्या होगा आपका? -100 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। लेट्स अज्यूम कि टैक्स रेट आपका 25% है, जस्ट टू कीप इट सिंपल। तो आपका जो पोस्ट टैक्स एडजस्टमेंट होगा नेट इनकम में, वो होगा $75 मिलियन का नेगेटिव एडजस्टमेंट। और आपका एडजस्टेड नेट इनकम आता है 3150, विच वाज द अनएडजस्टेड इनकम ऑफ द कंबाइंड कंपनी, माइनस 75, इट इज 3075। ये न्यूमेरिक्स आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, राइट? तो ये जितने भी हमने डिस्कस किए नंबर्स, तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन बिहाइंड मी। नाउ गाइस 8th स्टेप में हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज वी हैव गॉट आवर एडजस्टेड नेट इनकम। अब 8th स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे ईपीएस ऑफ द कंबाइंड कंपनी। तो ईपीएस ऑफ द कंबाइंड कंपनी क्या होगा? आपका नेट इनकम जो अभी हमने कैलकुलेट किया 3075 ऑफ द कंबाइंड कंपनी, डिवाइडेड बाय शेयर्स ऑफ द कंबाइंड कंपनी। तो शेयर्स ऑफ द कंबाइंड कंपनी क्या बना? आपने जो शेयर्स आपके स्टैंड अलोन शेयर्स थे एक्वायरिंग कंपनी के, वो कितने थे? 600 प्री मर्जर। और एडिशनल शेयर्स कितने क्रिएट हुए थे जो हमने शायद स्टेप 2 या 3 में निकाले थे? 3 में निकाले थे आई सपोज, 75 मिलियन शेयर्स। तो टोटल शेयर्स ऑफ द कंबाइंड कंपनी वुड बी 675 मिलियन, राइट? तो नेट इनकम डिवाइडेड बाय द कंबाइंड कंपनी के न्यू शेयर्स, परफॉर्मा कंपनी के शेयर्स 675, दैट कम्स आउट टू बी 4.55 EPS पर शेयर। तो 3075 डिवाइडेड बाय
675 is coming $4.55 per share. That's the EPS of the combined company post acquisition. अब अगर आप देखें from the perspective of shareholders of acquiring company, उनको without acquisition कितना EPS हो रहा था अगर आपको याद हो, that was $4. We discussed in the first step. Standalone company का EPS without acquisition was $4. और पोस्ट एक्विजिशन उनका ईपीएस कितना एक्सपेक्टेड है, दैट विल इंक्रीज टू 4.55. तो इसका मतलब ये डील क्या है, एक्रीटिव, क्योंकि आपका ईपीएस इंक्रीज हो रहा है. और अगर मैं परसेंटेज टर्म में बात करूं, 4.55 डिवाइडेड बाय 4, राइट, -1, दैट्स अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल परसेंटेज, दैट इज कमिंग 14%. यानी ये डील आपको वेरी फर्स्ट ईयर से 14% एक्रीटिव है. और ये जो भी हमने नंबर्स लिए गाइस, वो अभी अपने सिर्फ 1 साल का ही लिया है. ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट 3 इयर्स 5 इयर्स पे भी इम्पैक्ट देख सकते हैं, बट अभी मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ 1 साल पे इम्पैक्ट देखा है. तो गाइस, दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन मॉडल या एक्रीशन या डाइल्यूशन मॉडल. हम इसको एक्रीशन डाइल्यूशन मॉडल भी बोलते हैं, राइट. तो गाइस, अब इसमें हम बात करें कि रूल ऑफ थंब क्या है. इस मॉडल, इस एक्रीशन डाइल्यूशन को हम कैसे देख सकते हैं, कैसे हम इसको अंडरस्टैंड करें. तो सबसे सिंपल रूल ऑफ थंब क्या है गाइस, अगर एक्वायरिंग कंपनी का पी मल्टीपल टारगेट कंपनी के पी मल्टीपल से ज्यादा है, राइट, और आप अपने से सस्ती कंपनी को खरीद रहे हो इन टर्म्स ऑफ पी मल्टीपल, तो डील नॉर्मली एक्रीटिव होता है. क्यों? क्योंकि आपके अर्निंग्स पे उसका इंपैक्ट पॉजिटिव आने वाला है. क्यों? आप पे कम कर रहे हो और आपकी अर्निंग्स ज्यादा से बढ़ रही है. स्पेशली अगर आप इस डील को स्टॉक डील में करोगे तो आप ये डील फर्दर एक्रीटिव होगा. क्यों? क्योंकि आप अपने एक्सपेंसिव स्टॉक का यूज टारगेट कंपनी के चीप स्टॉक को बाय करने में कर रहे हैं, राइट. तो गाइज, ये नॉर्मली हम अज्यूम करते हैं कि पी मल्टीपल ऑफ एक्वायरिंग कंपनी वर्सेस टारगेट कंपनी नॉर्मली क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो इसको हम रूल ऑफ थंब बोलते हैं. बट ये हमेशा एग्जैक्ट 100% केसेस में फिट नहीं बैठेगा. रीजन क्या है? क्योंकि काफी सारी एडजस्टमेंट्स भी होती है मर्जर की. यहाँ पे सिनर्जीज का भी इंपैक्ट होता है, आपका इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ डेट का भी इंपैक्ट होता है कि आप कितना डेट रेज कर रहे हो, उसके ऊपर कितना कॉस्ट आपको इंपैक्ट कर रहा है, राइट. तो कितने शेयर्स आप इश्यू करते हो, इन सब का भी इंपैक्ट होता है, राइट. तो नेट इंपैक्ट तो आपको पूरे मॉडल से ही आपको समझ में आएगा जब आप पूरा एक्रीशन डाइल्यूशन मॉडल बनाएंगे. बट एक मोटा मोटी हम बात करें कि एक अगर हम बोले रफली क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और नॉर्मली इंटरव्यूज में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको पूछा जाएगा कि अगर एक हाई पी मल्टीपल एक लो पी मल्टीपल को बाय करती है तो जनरली उसके ईपीएस पे क्या इंपैक्ट होगा, क्या ये मर्जर एक्रीटिव होगा या डाइल्यूटिव होगा. तो यू शुड बी रेडी विद द आंसर, राइट. तो गाइस, दिस इज व्हाट कॉन्सेप्ट ऑफ एक्रीशन डाइल्यूशन मॉडल. अब हम अगले सेक्शन में बात करेंगे कुछ केस स्टडीज की जो पास्ट में एमएनए हुए हैं, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हुए हैं, उसमें किस तरह से ये एक्विजिशंस बाइंग कंपनी के लिए एक्रीटिव रहे, डाइल्यूटिव रहे. तो हम एक्चुअल रियल सिनेरियोस की बात करेंगे और समझेंगे किस तरह से ये डील्स डिफरेंटली इंपैक्ट करती हैं एक्वायरर्स की अर्निंग्स को. तो चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे. अब फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं कुछ एमएनए डील्स की जो रियल लाइफ एमएनए केस स्टडीज हैं कि कैसे ये डील एक्वायरर के लिए एक्रीटिव या डाइल्यूटिव साबित हुई. तो इधर मैंने 3 एग्जांपल्स लिए, 3 एक्चुअल एमएनए केस स्टडीज लिए. वन इज क्लियर कट एक्रीटिव डील फॉर द एक्वायरर, द सेकंड डील इज कंप्लीट डिजास्टर फॉर द एक्वायरर, okay, and the third deal is where initially the deal was dilutive but it turned positive, accretive in the future years, right. So where you require some patience, right, to see those accretion impact. So start करते हैं फर्स्ट केस से where the deal was clear cut accretive and the deal name is Disney acquired Pixar in year 2006 for $7.4 billion. Guys, this has been the most successful deal in the M&A history so far. अगर हम बात करें मॉडर्न एरा की भी बात करें तो ये डील वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डील में काउंट होता है. और इसमें डिज्नी ने सबसे स्मार्ट काम क्या किया कि डिज्नी ने पिक्सर के क्रिएटिव स्ट्रेंथ को इंटैक्ट रखा. उसने उसके कटिंग एज एनिमेशन टेक्नोलॉजी का फुल फ्लेजेड यूज किया, लिवरेज किया, और उसने उसके लीडरशिप को भी इंटैक्ट रखा. रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि आने वाले टाइम में डिज्नी ने वॉले, अप और टॉय स्टोरी 3 जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज रिलीज की. एंड इन तीनों मूवीज का अगर आप कलेक्शन देखेंगे, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इट वाज $4.3 billion. Deal has been the most successful acquisition for Disney so far. और इस एक्विजिशन ने डिज्नी के आने वाले टाइम के लिए M&A प्लेबुक को सेट किया. तो गाइज, इससे हमें क्लियर कट समझ में आता है कि कैसे कोई एक्विजिशन
कैसे कोई एक्विजिशन दोनों के लिए एक्रेटिव साबित हो सकता है, बायर और सेलर दोनों के लिए, क्योंकि ये डील 100% स्टॉक डील था। तो इस डील से होने वाले सिनर्जीज को दोनों ने लिवरेज किया, दोनों साइड के शेयर होल्डर्स ने इससे बेनिफिट लिया, राइट। तो दिस हैज बीन द एग्जांपल ऑफ मोस्ट सक्सेसफुल डील इन द एमएनए हिस्ट्री। अब बात करते हैं गाइस हमारी सेकंड डील की, जिसमें कि कैसे कोई एक्विजिशन आपके पूरी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को पलट देता है, राइट। कैसे एक मर्जर आपके पूरे हिस्ट्री को चेंज कर देता है, कैसे आपके लिए वो डिजास्टर क्रिएट करता है। गाइस एक्विजिशन है एओएल एंड टाइम वार्नर मर्जर इन ईयर 2000। डील का साइज था $350 बिलियन। मीडिया में बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइंस थी, मेगा मर्जर इन द मीडिया इंडस्ट्री, $350 बिलियन का मेगा मर्जर बिटवीन एओएल एंड टाइम वार्नर। गाइस ये मर्जर हुआ था .com के पीक पर, राइट। पर हुआ क्या, विद इन 2 years .com bubble burst, recession hit, cultural mismatch, and there was a complete mismatch. The deal was a complete disaster for the acquirer. Within 2 years, the company had to write off $100 billion from this deal value. That shows that the deal happened at a very high price, right? And they had to write off $100 billion from their books because of this deal. आज भी गाइज इस डील को एक कंप्लीट डिजास्टर की तरह देखा जाता है इन एमएनए हिस्ट्री, और बी स्कूल्स में भी इसको एक कॉशनरी टेल के रूप में पढ़ाया जाता है कि कैसे एक्विजिशन, इफ यू गो ओवरबोर्ड इन एक्विजिशन, राइट, इफ यू ओवरपे फॉर द टारगेट कंपनी विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट सॉर्ट ऑफ सिनर्जीज यू कैन अर्न फ्रॉम दिस, व्हाट सॉर्ट ऑफ कल्चरल मिसमैच कैन हैपन देयर, राइट। तो कैसे कोई एक्विजिशन आपके इंडस्ट्री के, आपकी कंपनी के लिए डिजास्टर साबित हो सकता है, राइट। तो दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ कंप्लीट डिजास्टर, कंप्लीट डाइल्यूटिव डील, राइट। अब गाइस बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ डील की, जिसमें कि इनिशियली डील वाज डाइल्यूटिव बट लेटर ऑन इट टर्न पॉजिटिव, ओके। और डील का नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्वायर्ड लिंक्डइन ईयर 2016। गाइज 2016 में ये डील हुआ था, एंड माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्डइन को $196 पर शेयर पे एक्वायर किया था, जो कि ऑलमोस्ट 50% प्रीमियम था उसके प्री एक्विजिशन प्री डील प्राइस पे। दैट प्राइस वाज अराउंड $131, ओके। तो इस डील में दैट टोटल कंसिडरेशन जो पे किया गया था दैट वाज $26.2 बिलियन। दैट वाज द टोटल कंसिडरेशन माइक्रोसॉफ्ट पे। अब गाइस जब ये डील हुआ था तो मार्केट इसको थोड़ा सा नेगेटिव भी ले रही थी, बहुत एक्सपेंसिव डील है, यू आर पेइंग 50% प्रीमियम ऑन द शेयर प्राइस, राइट। बट माइक्रोसॉफ्ट ने जब ये डील अनाउंस किया था, इमीडिएटली ये कन्वे कर दिया था मार्केट को कि दिस डील इज गोइंग टू बी स्लाइटली डाइल्यूटिव फॉर 2 years, राइट। दे कन्वे टू द शेयर होल्डर्स कि 1% का इम्पैक्ट रहेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा फॉर फर्स्ट 2 years, एंड देन दिस डील वुड बी पॉजिटिव फॉर द acquiring company. So there was a complete transparent communication from the buyer, from Microsoft to its shareholder, कि yes, this is going to be impact, short-term impact and long-term impact of this deal. एक और इंटरेस्टिंग बात थी गाइस इस डील के बारे में कि Microsoft, though it's a cash rich company, right, they had huge cash in their balance sheet at the time of deal, but instead of using their own cash, they raised debt. They preferred raising debt to fund this deal. रीजन क्या था गाइस, क्योंकि ये जो माइक्रोसॉफ्ट का कैश था दैट वाज प्लेस्ड इन द डिफरेंट लोकेशन। अगर माइक्रोसॉफ्ट उस कैश को रिपैट्रिएट करता, राइट, टू फंड दिस डील, bring back, they would have brought back this cash to the home country to finance this deal, तो उसके लिए उसको क्या देना पड़ता, repatriation tax, which was around 35%. तो instead of paying this tax of 35% on that cash, they preferred raising debt which was available at very low cost of debt, right? तो they preferred raising debt, उससे उसने डील को फंड किया, और डील was slightly negative for first 2 years but then it turned positive. तो guys ये एक एग्जाम्पल है जहां पर कि हम देखते हैं कि डील हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में नेगेटिव हो शेयर होल्डर्स के लिए, बट लॉन्ग टर्म में इट कैन बी पॉजिटिव अगर आपने इसको प्रॉपर थॉट प्रोसेस से एग्जीक्यूट किया है, आपने स्ट्रेटेजिक रीजन से एक्वायर किया है, तो डेफिनेटली डील विल टर्न पॉजिटिव फॉर योर शेयर होल्डर्स। तो गाइज ये 3 केस स्टडीज हमने डिस्कस किए एक्रीशन डाइल्यूशन की, कि कैसे कोई डील इमीडिएट बेसिस पे एक्रेटिव हो सकता है, डाइल्यूटिव हो सकता है, और कुछ डील्स जो इनिशियली डाइल्यूटिव रहती है बट लेटर ऑन एक्रेटिव होती हैं। और मार्केट भी ऐसी डील्स को नेगेटिव नहीं लेती है। अगर आपका इमीडिएट शॉर्ट टर्म इंपैक्ट ही नेगेटिव है बट लॉन्ग टर्म इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, तो जनरली मार्केट परसीव दोज डील्स इन अ पॉजिटिव वे।
तो गाइज ये एग्जाम्पल है जो हमने डिस्कस किए हैं एंड डेफिनेटली आप लोगों ने इसको रिलेट भी कर पाए होंगे जो हमने मर्जर मॉडल डिस्कस किया स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में। अब गाइस कुछ इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस को टेकअप करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मर्जर मॉडल से रिलेटेड आपके जॉब इंटरव्यू में, स्पेशली अगर आपका जॉब इंटरव्यू एमएनए से रिलेटेड है, मर्जर्स एंड एक्विजिशन से रिलेटेड है, अगर आपका प्रोफाइल एमएनए से रिलेटेड है। तो गाइस सबसे कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि क्या एक्रीशन डायल्यूशन मॉडल आपको डील की क्वालिटी के बारे में बता सकता है, यानी आपको क्या मर्जर एक्विजिशन या एक्रीशन डायल्यूशन को देख के पता चल जाता है कि डील का क्वालिटी क्या है। तो आंसर इज कि एक्रीशन डायल्यूशन मॉडल आपको सिर्फ इतना बताता है कि डील का इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म या नियर टर्म इम्पैक्ट एक्वायरर की अर्निंग्स पे क्या होने वाला है, क्या ये पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी, बट ये इट डज नॉट टेल कंप्लीट एस्पेक्ट ऑफ द डील, यानी स्ट्रेटेजिक फिट क्या रहने वाला है, कल्चरल फिटमेंट क्या रहेगा डील का, there are many other factors related to which acquirer analyze before they do acquisition of the target companies, right? तो वो सब इम्पैक्ट मर्जर मॉडल में कैप्चर नहीं होते, ये सिर्फ न्यूमेरिकल टर्म्स में आपको बताता है कि इसका इमीडिएट इम्पैक्ट अर्निंग्स पे क्या होने वाला है, राइट? अब दूसरे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि क्या ऑल कैश डील बेटर है या स्टॉक डील, और क्या हम ये बोल सकते हैं इन अदर वर्ड्स कि डज ऑल कैश डील ऑलवेज एक्रेटिव? द आंसर इज नो, we cannot say all cash deal is always accretive. It depends on the many other factors. तो factors क्या हो सकते हैं कि at what price you are buying that company, what premium you are buying for the target company, right? What's the price, what's the P multiple of your company, what's the P multiple of target company जिसको आप acquire कर रहे हो, ओके अगर आप अपने से एक्सपेंसिव पी मल्टीपल को बाय करोगे तो डील डेफिनेटली नेगेटिव होने वाला है। पर उसके अलावा भी और फैक्टर्स होते हैं गाइस, जैसे कि क्या सिनर्जीज होंगे आपको डील में, क्या आपको कॉस्ट ऑफ डेट पड़ेगा, नई इंक्रीमेंटल डेट के ऊपर क्या कॉस्ट आपको पे करना है, राइट? और मर्जर रिलेटेड और जो एडजस्टमेंट हमने डिस्कस किया था, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कॉस्ट एंड ऑल, उन सब का इम्पैक्ट क्या रहेगा, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि डील एक्रेटिव होगा या डाइल्यूटिव होगा। बट अगर हम प्लेन सिंपल बेसिस पे हम ये नहीं बता सकते कि कैश डील हमेशा एक्रेटिव होगा या डाइल्यूटिव होगा। बट यस, अगर आप अपने से चीप पी मल्टीपल कंपनी को बाय करते हो ऑल कैश में तो डील जनरली ज्यादा एक्रेटिव होता है। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी कि अगर एक एक्सपेंसिव पी कंपनी चीप पी कंपनी को बाय करती है तो क्या ये डील एक्रेटिव होगा? द आंसर इज यस, जनरली यस, but again there are other factors also कि what's your cost of debt of the fresh debt you are raising, right? what sort of synergies you are expecting in this deal, तो वो सब factors को भी आप consider करेंगे। और ये भी हो सकता है कि डील हो सकता है नियर टर्म में नेगेटिव हो बट शॉर्ट लॉन्ग टर्म में ये पॉजिटिव हो सकता है, एक्रेटिव हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में यू हैव एडिशनल कॉस्ट ऑल्सो, मर्जर रिलेटेड कॉस्ट, इंटीग्रेशन कॉस्ट, जिसका इम्पैक्ट आपके पीएनएल में शॉर्ट टर्म में आ सकता है, राइट? अब गाइस एक और क्वेश्चन जो कॉमनली पूछा जाता है कि गुडविल क्या है और ये कैसे मैटर करता है और कैसे ये अराइज होता है और मर्जर मॉडल में इसका क्या रोल है। तो आंसर यही है एक सिंपल कि गुडविल इज अ डिफरेंशियल अमाउंट बिटवीन द कंसिडरेशन यू आर पेइंग वर्सेस द वैल्यू ऑफ द एसेट्स, वैल्यू, राइट ऑफ वैल्यू ऑफ द एसेट व्हाट यू आर बुकिंग इन योर बैलेंस शीट, ओके? जो भी डिफरेंशियल अमाउंट है हम लोग इसको गुडविल में रिकॉर्ड करते हैं और गुडविल का हम रेगुलर बेसिस पे टेस्टिंग करते हैं। इट इज नॉट एन अमोर्टाइजेबल एसेट, okay, we don't depreciate amortize goodwill, but हाँ रेगुलर बेसिस पे हम इसका टेस्टिंग करते हैं कि is there a case of impairment of the goodwill। अगर आपने एक्विजिशन बहुत हाई प्राइस पे किया है, you have overpaid premium for the target company, then sometime we do impairment of the goodwill in the future years, right? Otherwise goodwill remains same in the balance sheet, it does not increase or decrease, okay, over the period of time. So these are the couple of questions guys I've covered. There can be many more questions related to merger model, but अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है, जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं मर्जर मॉडल से रिलेटेड। तो गाइज ये तो बात हो गई क्वेश्चन आंसर्स की। तो अगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करें तो इस वीडियो में हमने पहले स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझा। पहले हमने समझा कि मर्जर मॉडल होता क्या है, फिर हमने उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझा, फिर हमने उसको न्यूमेरिक्स के साथ रिलेट किया, एंड देन वी डिस्कस्ड कपल ऑफ केस स्टडीज, राइट, रियल केस स्टडीज in the M&A history, how they were accretive, dilutive for the acquirer, and then we discussed couple of questions related to mergers and acquisition model.
तो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो, यू enjoyed वॉचिंग दिस वीडियो, और आप इस वीडियो से कुछ सीखेंगे जो आपको हेल्प करेगा आपकी जॉब इंटरव्यूज में, आपकी फर्दर प्रिपरेशन में। इसके अलावा आपको कुछ भी ऐसा टेक्निकल टॉपिक जो आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस में कवर करूं आने वाले वीडियोस में, तो प्लीज डू लीव कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स, right? So I'll definitely take up those technical topics in my coming videos. Thank you so much, guys. I hope you enjoyed this video. See you in the next video. Goodbye.